Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing the review lecture of chapter number 3, containing such topics that are intermolecular forces, bond energy, bond length, a comparison among ionic, covalent, metallic bonds, and intermolecular forces. और जो हमारे इसके अंदर मेन टॉपिक्स आ जाते हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस का हिस्सा होंगे। और जो इस रिलेटेड क्विक चेक्स हैं उनमें 3.5 है, 3.6 है बेटा जी, वो आपने अच्छे से कर लेना है। और इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के पॉसिबल हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डी, जे और पी है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जब आप ये टॉपिक्स कर लेंगे, अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, कॉन्सेप्ट जब इनके क्लियर हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इजी बन जाएंगे। तो अब ये जो टॉपिक्स आपने इस वीक के अंदर डिस्कस किए हैं, आपके टीचर्स ने आपको अच्छे से पढ़ाया है, और अपकमिंग जो टेस्ट है उसमें से कौन से इनमें से क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं या क्या चीजें, इनको जरा हम देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक जो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं IMF। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के अंदर है, इसको थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करें तो इसमें यह है कि वो वाली फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को मेनली हम वैंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये नाम रखा गया है, वैंडरवाल फोर्सेस। ये ट्रू बॉन्ड्स नहीं होते, ये जो कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं उनकी तरह नहीं होती, बल्कि ये मॉलिक्यूल के अंदर कुछ वीक फोर्सेस होती हैं जिसको इस तरह डॉटेड से शो किया जाता है। ये हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। और ये वाली जो फोर्सेस होती हैं, ये हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होती हैं, उनकी फिजिकल स्टेट्स के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर ये गैसेस होंगी, गैस फॉर्म में, सॉरी वीक होंगी, तो वो मटेरियल गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर उसके कंपैरेटिवली स्ट्रांग होंगी तो वो मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर ज्यादा स्ट्रांग होगी तो वो चीज सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है। तो अब जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, इनका जो मेन पर्पस है, ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज लेकर आती हैं, पार्टिकल को एक दूसरे के पास लेके आती है। अब इसकी जो थोड़ी टाइप्स की बात करते चले माय डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है लंदन फोर्सेस। हमारे पास जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की पहली टाइप आ जाती है उसे लंदन फोर्सेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिसकी प्रॉपर डिस्कशन जो है वो चैप्टर नंबर 5 में है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पीडी फोर्सेस। पीडी फोर्सेस मीन परमानेंट डाइपोल या सिंपली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। और ये वाली फोर्सेस नॉन पोलर के बीच में होती है। और उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन तीनों में अगर देखा जाए, जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद है डाइपोल डाइपोल या परमानेंट डाइपोल। ये पोलर के अंदर होती है, ये भी पोलर के अंदर होती है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। और जो नॉन पोलर में वीक फोर्सेस होती है वो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आ जाती है। अब इनका कंपैरिजन आपस में पूछा जा सकता है, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप की हो सकती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसके लिहाज से माय डियर स्टूडेंट आपने से अच्छे से मैनेज कर लेना है। फिर हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी में वो कहता है कि बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली क्या है, दो जो एटम आपस में केमिकल बॉन्डेड होते हैं तो एक मॉलिक्यूल होता है, और मॉलिक्यूल्स आर आल्सो द सब्सटेंसेस। तो कोई अगर सब्सटेंस को अगर हम उसके लिए कैटेगोरिकली 1 मोल कहते हैं, हमारे पास वो सब्सटेंस 1 मोल है, उसके अमाउंट की बात करेंगे तो उसके सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, यानी कि 1 मोल मेरे पास कोई मटेरियल है, उसके अगर इस तरह के ये सारे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी बेटा जी रिक्वायर्ड होगी, हम उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। मीन के जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, उसे हम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी का नाम कह सकते हैं, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। यानी कि ये मटेरियल के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, उन पार्टिकल्स को ब्रेक करने वाली जो फोर्सेस हैं, सॉरी, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी।
और बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट चीजें कर सकती हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। ये एक माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पॉसिबल है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है कि जो साइज है, साइज एटम का साइज क्या है, साइज ऑफ एटम, इस पे ऊपर भी ये बॉन्ड एनर्जी जो है डिपेंड करती है। और दो एटम का आपस में EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी जो हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी वो इफेक्ट करती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेचर ऑफ बॉन्ड, कि वो वाला जो नेचर से लिहाज है वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ये चीजें आती हैं। तो देखा गया है कि जितने स्मॉल साइज एटम्स होंगे उनकी आपस में अट्रैक्शन ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो उनके लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, या हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस केस में ज्यादा है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये अच्छा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये बीच में बॉन्ड जो है ना, दोनों ने अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, ये ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड है, तो इसको डिसोसिएट करना, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये चीजें माय डियर स्टूडेंट आपने इस टॉपिक में देखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से यही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो ये है कि जो हमारे पास दो एटम हैं आपस में और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो दोनों के जो न्यूक्लियस हैं हम अब उनको प्लूरल फॉर्म में न्यूक्लियाई कहेंगे। मान लिया कि हमारे पास एक एटम ए है और ये हमारे पास एटम बी है। जैसे हम कहते हैं ए को हम कहते हैं कि ये कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, उसका एटम C1 है, ये हमारे पास उसका दूसरा एटम है, ये हमारे पास C2 है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है माय डियर स्टूडेंट, जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं कोवेलेंटली, दो एटम में जब कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है तो उनके न्यूक्लियाई का जो फासला है, डिस्टेंस है, हम उसे बॉन्ड लेंथ कहेंगे प्यारे बच्चे। और कार्बन कार्बन के केस में वो हमारे पास आता है 154 पिकोमीटर। इसका जो यूनिट है हमारे पास पिकोमीटर की फॉर्म में आएगा। तो अब इसमें से अगर एक कार्बन का सेंटर का जो रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 77 पिकोमीटर आ जाएगा। तो ये जो चीज आती है बॉन्ड लेंथ माय डियर स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यूज होती है, इनकी प्रॉपर पैमाइश की जाती है। इसके लिए कुछ फिजिकल टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन से लेकर करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी वे में अगर देखा जाए वो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, स्पेक्ट्रल स्टडी की जाती है। ये सारी जो फिजिकल टेक्निक्स हम यूज करके बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था कंपैरिजन अमंग आयोनिक कोवेलेंट मेटालिक बॉन्ड्स एंड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब इन सारे बॉन्ड्स को अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है प्यारे बच्चे, वो होता है आयोनिक बॉन्ड। यानी कि जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होगा, दैट वन इज द स्ट्रॉन्गर वन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड है, ये उसके बाद स्ट्रॉन्ग है। इनकी बॉन्ड एनर्जी भी बताई हुई है कि अगर Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी है किलो जॉल पर मोल में, तकरीबन 565 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है ब्रेक करना। इसके बाद कोवेलेंट है, जैसे हमारे पास वाटर के अंदर OH के बीच में ये वाला बॉन्ड है, इधर इसके लिए बॉन्ड एसोसिएटेड एनर्जी उससे थोड़ी कम है। उसके बाद हमारे पास अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मेटालिक बॉन्ड आ जाता है। मेटालिक बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है, क्योंकि मेटल्स के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो काफी डीलोकलाइज्ड होती है। दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो थोड़ा डिफ्यूज फॉर्म में होते हैं, डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत वीक है। यानी कि इसके बॉन्ड को तोड़ना उसके लिए थोड़ी कम एनर्जी चाहिए, तकरीबन 100 टू 200 किलो जॉल पर मोल। ये तो हमारे पास प्योर बॉन्ड होते हैं, जिसके इन्हें केमिकल बॉन्ड कहते हैं, इसके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया होता है। और इनकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें, आयोनिक फर्स्ट पे, फिर कोवेलेंट है, फिर मेटालिक है, और बाद में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ जाते हैं जिसको हमने देखा था, और उसकी डिटेल भी हमने ले ली थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में स्ट्रॉन्गर वंस जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर डाइपोल डाइपोल है, और जो वीकेस्ट फोर्सेस हैं वो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जो कि नॉन पोलर के बीच में आती हैं। ये चीजें करने के बाद प्यारे स्टूडेंट, आपने जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे इस चैप्टर के, उनमें से VBT है और हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि हमारे
अपकमिंग टेस्ट का हिस्सा है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसको एक्सटेंड करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे पॉलिंग था और स्लेटर था। इन्होंने 1931 के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स है उसके ऊपर अप्लाई किया। तो वीबीटी जो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये नाम से ही नजर आ रहा है कि इसके अंदर कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होगी। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपली नहीं होंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम उनकी बात करेंगे। और वो जो ऑर्बिटल्स होंगे वो वैलेंस शेल वाले होंगे और हाफ फील्ड होंगे। जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं प्यारे बच्चे, वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मीन वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होंगे और मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये इसका मेन जो है वो इसका अजम्पशन है कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मिलते हैं और दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे हमने लेविस और कोसल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखा था कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह शेयर करते हैं और ये बीच वाला बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जो वीबीटी का कंसेप्ट है वो कहती है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है इसके पीछे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है। यानी कि ये जो एटम्स हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स के अंदर लाई करते हैं, एटम्स के अंदर शेल्स हैं, सब शेल्स हैं और उनके अंदर उनकी ओरिएंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल्स। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अब आपस में ओवरलैप करेंगे और हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे हम देखें, अगर हम इसी की बात कर लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, यानी कि H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो इसके अंदर प्यारे बच्चे जो है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल अब आपस में करेंगे ओवरलैपिंग। और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वैलेंस शेल वाला, वो हमारे पास s ऑर्बिटल आता है। यानी कि अगर हम देखें ये हाइड्रोजन एक है, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें प्यारे स्टूडेंट 1s1 आएगी और इसकी भी हमारे पास वही 1s1 आएगी। तो s की शेप यू नो स्फेरिकल होती है। इस s की शेप भी जो हमारे पास स्फेरिकल होगी, ये भी 1s है, ये भी 1s है। अब ये एक हाइड्रोजन का सेंटर था, ये दूसरे का था। इन्होंने अब आपस में मिलना है, कोइंसाइड होना है, ओवरलैप करना है। तो इनके बीच में जब ओवरलैपिंग करेंगे मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। और जब मिलेंगे तो मिलने के बाद जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दो न्यूक्लियाई के बीच में आ जाती है। ये वीबीटी का कंसेप्ट है कि ऑर्बिटल मिलते हैं, जब कंबाइन होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, यानी कि एक सेंटर ये था, एक ये था। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी दो न्यूक्लियाई के बीच में और वो एक जैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी। और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होना ही उनके बीच में इस बॉन्ड को शो करता है। ये हाइड्रोजन का था और ये भी हाइड्रोजन का था और यही हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन होती है। ये हमारे पास है वीबीटी का कॉन्सेप्ट है। और अगर ये लीनियर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस तरह अगर मिल रहे हैं हेड टू हेड, एंड टू एंड इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, लाइन ज्वाइनिंग के अंदर ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो होता ही सिग्मा बॉन्ड है। एवरी सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड is the stronger bond because it formed by the linear overlapping of half filled atomic orbital। और इसके अंदर हमारे पास s ऑर्बिटल भी लीनियर ओवरलैपिंग कर सकता है, p ऑर्बिटल भी लीनियर ओवरलैपिंग करते होते हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास, उनकी प्रॉपर डिटेल जो है वो माय डियर स्टूडेंट आपने लेक्चर्स के अंदर ले ली होगी। अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, चलें हम F2 की बात कर लेते हैं या Cl2 मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। इसका मतलब इसमें एक ये क्लोरीन है, दो क्लोरीन, इन दो क्लोरीन के ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैपिंग करनी। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाती है तो इनका एंड पे हमारे पास एक हाफ फील्ड p ऑर्बिटल बचता है, एक का। इस तरह दूसरे का भी इस तरह p ऑर्बिटल हमारे पास मिलता है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मीन के दोनों हाफ फील्ड है। तो जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी मिलते हैं तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये भी लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे आपस में। जब प्यारे स्टूडेंट ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं तो इनके मिलने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बन जाएगी, यानी कि फैल जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। और ये ओवरलैपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आती है और जिस वजह से उनके बीच में इस तरह का सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये सेंटर क्लोरीन का था, ये क्लोरीन का था, तो ये मिलके Cl2 हमारे पास बन जाएगा। और भी अगर हम इसके स्ट्रक्चर करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही इसी प्रोसेस से गुजरते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, क्योंकि ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट रिव्यू लेक्चर होता है, जिसके अंदर हमने जस्ट ब्रीफ करना होता है कि ये हमारे टॉपिक्स हैं, ताकि आपको एक टच मिल जाए और टॉपिक्स को अच्छे से मेमोराइज करने में आपके लिए आसानी हो जाए। इसलिए ये एक शॉर्ट टाइम के अंदर आपको इसका रिव्यू दिया जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे टेस्ट के अंदर। उसमें सिर्फ हमने sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है। अब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई है? पहली बात तो ये है कि जो वीवीटी है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करती है, यानी कि ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होने, हाइब्रिड होने, यानी कि ऑर्बिटल्स जो होंगे उनकी जो एनर्जी है वो कंबाइन होने से पहले उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है, और उन ऑर्बिटल की जो शेप है वो भी डिफरेंट है कंबाइन होने से पहले, मिक्स होने से पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं ये बॉन्डिंग करने से के बाद, यानी कि बॉन्डिंग करने से पहले अपनी एनर्जी और शेप सेम करते हैं आपस में। इस तरह ओवरलैपिंग उनकी होती है कि वो आपस में पहले मिलते हैं, अपनी शेप्स और एनर्जी सेम करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BeCl2। अब BeCl2 का वैसे तो हमने बॉन्ड चेक किया है, इस तरह लिनियर स्ट्रक्चर बनता है और इसकी डाइपोल मोमेंट भी हमने देखी थी कि 0 होती है। ये चीजें ऑलरेडी हमने कर ली है, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया है, तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है प्यारे बच्चे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास 1s2 है, 2s2 है, और जो 2p है वो हमारे पास एम्प्टी है, यानी कि 2p ऑर्बिटल जो है ये है उसी शेल के अंदर बेरिलियम के साथ है, लेकिन वो हमारे पास एम्प्टी पाया जाता है। यानी कि हमारे पास 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं और ये हमारे पास एम्प्टी हैं, खाली हैं। अब और दूसरी बात, वैलेंस शेल नहीं हाइब्रिडाइजेशन करनी होती है, जितने अनहाइब्रिड होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। इसके अंदर हमने वैलेंस शेल वाले जो ऑर्बिटल हैं उनको लेना है और उनको फिर मिक्स करना है। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, मीन कि अभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं गए, अभी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है। जब अगर हम इसकी बात करें, यही हमारे पास मेन है वैलेंस शेल वाला, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी कि 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट p में मूव कर जाएगा। इसे हम 2px कह लेते हैं, इसे 2py कह लेते हैं, और ये 2p, ये दोनों फिर भी एम्प्टी रहेंगे। अब एक px वाला है हमारे पास, एक py वाला है, इन्होंने अब आपस में मिक्स होना है, हाइब्रिड होना है। अब इनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है, जब मिल जाएंगे इनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। जब सेम हो जाएगी उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। उन्होंने फिर जो क्लोरीन के ऑर्बिटल जैसे अभी हमने पढ़े थे उनके साथ ओवरलैपिंग करके ये बॉन्ड बना लेना है। तो देखिएगा अब हम हमारे पास जो ऑर्बिटल आए हैं, ये एक आया है 2s और एक आया हमारे पास 2px। अब ये भी हमारे पास हाइब्रिड होना चाहता है, ये भी हाइब्रिड होना चाहता है, यानी कि s की शेप हम ये बनाते हैं जो कि स्फेरिकल होती है प्यारे स्टूडेंट 2s, और एक हम जो है p की शेप बनाते हैं डेट लुक लाइक अ डंबल। अब इन्होंने आपस में हाइब्रिड होना है, एक दूसरे के साथ मिक्स होना है। जब मिक्स हो जाएंगे, अब देखें इनकी इसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी हाई है, पी की एनर्जी एस से हाई है, क्योंकि ये दोनों सेकंड शेल के अंदर पाए जाते हैं। ये ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, ये थोड़ा अवे है, इसकी एनर्जी लो है, इसकी लो है और इसकी हाई है, और दोनों की शेप भी डिफरेंट है। ये डंबल की तरह हमारे पास, और ये हमारे पास स्फेरिकल है। अब जब ये मिक्स हो जाएंगे, इनकी शेप कुछ दोनों की सेम हो जाएगी, कुछ यूं हो जाएगी, इस तरह दोनों की शेप सेम हो जाएगी। अब अलग अलग कर दिए, फिर हम इनको जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये चीज बनेगी। इसे हमने पी नहीं कहना, बल्कि ये एक एस और पी के बाद बना, यानी कि ये भी हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी है, तो इधर भी हम कह लें ये भी sp है, ये भी sp, यानी कि एक s और p के बाद बने हैं। यहाँ पे ये हिस्सा जो है ये s को शो कर रहा है, और ये लोब जो है ये हमारे पास p को शो कर रहे हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, इसको उठा के हम यहाँ लाते हैं,
ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं हमारे पास प्यारे स्टूडेंट बेरिलियम के। अब इन्होंने क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करनी है। हाइब्रिड हुए हैं बेरिलियम के सेंट्रल एटम और क्लोरीन का जिसने ओवरलैपिंग करनी है वो हमारे पास अनहाइब्रिड ही रहेगा और वो वैलेंस शेल वाला लेना है जो कि हाफ फील्ड है, उसने ओवरलैपिंग करनी है। और वो अभी अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था वो कुछ यूं है और ये इस तरह ओवरलैपिंग आपस में कर लेंगे। ये क्लोरीन का ऑर्बिटल है प्यारे स्टूडेंट और ये सेंटर में बेरिलियम का है, यानी कि ये हमें बेरिलियम का मॉलिक्यूल शो हो रहा है, सॉरी उसका सेंट्रल एटम है। और ये जब ओवरलैपिंग करेंगे सेम लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ वीबीटी और मिलके इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये भी ओवरलैपिंग करेंगे कोवेलेंट और सिंगल बॉन्ड बन रहा है क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। और ये क्लोरीन आ जाएगा हमारे पास और एक है ये क्लोरीन आएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है इसे हम प्यारे स्टूडेंट लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं और लीनियर ज्योमेट्री का जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। तो इस तरह की चीजें जो हैं हम हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे कि अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग करने से पहले अपनी शेप एनर्जी सेम करते हैं यानी कि हाइब्रिड हो जाते हैं। तो ये था हमारा एक brief description about such type of contents known as review lecture about the chapter number 3 chemical bonding. I am hopeful my dear student कि आपने कुछ अचीव किया होगा। थैंक यू।